आप सभी श्रोताओं और विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से। आज हमारी चर्चा का विषय है कंपनी काल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में लोक सेवा या नागरिक सेवा की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से इसका भारत में विकास कंपनी के द्वारा किया गया। सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। कंपनी को भारत में प्रवेश के साथ भारतीय क्षेत्र में कार्य हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस हुई। प्रारंभ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से व्यापारिक कार्य कर रही थी, तब वाणिज्य और व्यापार संबंधी कार्य कर्मचारियों द्वारा ही संपादित होता था। इन कर्मचारियों का वेतन कम था, इसलिए उनको निजी व्यापार करने की भी छूट थी या अनुमति थी। ऐसे व्यापारिक कार्यों के लिए साधारण शिक्षा, व्यापार एवं हिसाब किताब की जानकारी, सुंदर लेखन या लिखने की क्षमता और काम करने की तत्परता तथा दक्षता के अतिरिक्त अन्य गुणों की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। कंपनी की प्रारंभिक व्यवस्था में अप्रेंटिस, लेखक, फैक्टर, जूनियर और सीनियर मर्चेंट जैसे पद प्रचलन में थे। इन पदों पर नियुक्त होने के लिए पूर्व प्रत्येक कर्मचारी को संविदा या प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। शर्तें हुआ करती थीं जिनमें सेवा शर्तों का या नियमों का उल्लेख होता था। इन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासन की कार्यवाही की जाती थी। प्लासी के युद्ध के पश्चात भारतीयों को भी कंपनी में नौकरी दी जाने लगी, क्योंकि भारतीय परंपरागत तरीके से कार्य करते थे। इस कारण अंग्रेजों ने उन्हें अधिक उपयोगी नहीं माना। इस कारण कंपनी के प्रशासन का पुनर्गठन आवश्यक हो गया। वॉरेन हेस्टिंज एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक संगठन का नवीन स्वरूप तैयार कर ब्रिटिश हित और साम्राज्यवाद के प्रसार हेतु नवीन प्रशासन का सूत्रपात किया। इन कर्मचारियों की नियुक्ति के पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की स्थिति बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। 1764 के पश्चात, 1764 इसलिए कि इस समय इलाहाबाद की संधि हुई थी, प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात, और कंपनी ने शासन करना भारत में शुरू किया था। इसलिए 1764 के पश्चात कंपनी ने जब राजनीतिक कार्य की शुरुआत की, तब कंपनी के द्वारा प्रशासकीय कार्य प्रारंभ किए गए, किंतु कंपनी के कर्मचारी अत्यधिक भ्रष्ट थे। स्थानीय व्यापारियों, बुनकरों, श्रमिकों और जमींदारों का उत्पीड़न कर राजाओं और नवाबों से रिश्वत, भेंट और उपहार गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किए जाते थे कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा, तथा अपने निजी व्यापार के माध्यम से अत्यधिक धन एकत्र किया जाता था। बंगाल में क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग ने उनके निजी व्यापार को तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बहुतेरे प्रयास किए थे। विभिन्न प्रतिबंध लगाए, किंतु उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। आंशिक सफलता ही उनको प्राप्त हो सकी। इन परिस्थितियों में कंपनी के प्रशासन और व्यापार को पृथक किया गया। सन 1786 में कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, तब उसने इन कर्मचारियों और उनके प्रशासन को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया। वह भारत में ब्रिटिश प्रशासकीय सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कंपनी की सेवाओं को दो प्रमुख भागों में बांट दिया। एक था प्रशासन संबंधी और दूसरा व्यापार संबंधी। कंपनी के कर्मचारियों को दोनों में से अपनी इच्छानुसार कोई एक प्रकार की सेवा का चयन करना पड़ता था। कंपनी प्रशासन और व्यापार दोनों ही पृथक कर दिए गए। जो कर्मचारी प्रशासन में थे, वे न तो स्वयं व्यापार कर सकते थे और न ही अपने संबंधियों के नाम से कोई व्यापार कर सकते थे। इस प्रकार प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्य को पृथक पृथक कर दिया गया। तीसरी बात थी, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। कॉर्नवालिस ने भेंट, उपहार, रिश्वत और निजी व्यापार को निषिद्ध कर दिया तथा कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की, ताकि इन चीज़ों से वो बच सकें। चौथी बात थी कि वेतन में वृद्धि की गई। प्रशासकीय सेवाओं को अधिक आकर्षक और लाभप्रद बना दिया गया, जिससे कि कर्मचारी अधिक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और उत्तरदायी हो सके। उदाहरण के लिए, जिले के कलेक्टर को 1200 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था, उसको बढ़ाकर 1500 रुपये या 1500 रुपये प्रति माह वेतन कर दिया गया। 150 रुपये प्रति माह निवास गृह का किराया भी उनको अतिरिक्त रूप से दिया गया।
जिले की भूमि पर कर वसूली पर 10 लाख रुपए तक 1% कमीशन उसे दिया गया और आधा प्रतिशत कमीशन 10 लाख से ऊपर की वसूली पर निर्धारित कर दिया गया। प्रशासकीय सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होगी तय कर दिया गया, जिससे बाहरी प्रभाव से वो बचे रह सकें, मुक्त रह सकें। पांचवी बात थी, प्रशासकीय जिलों की संख्या को कम कर दिया गया। कार्नावालिस ने प्रशासन में मितव्ययता या कम खर्च लाने के लिए बंगाल जो पहले 35 जिलों को मिलाकर बना था, उसको घटाकर 23 जिलों में विभाजित किया और जिले के कलेक्टरों की संख्या भी 35 से घटाकर 23 कर दी गई। पूरा एस्टेब्लिशमेंट जो 35 हुआ करता था वो 23 में कर दिया गया। इस तरह से मितव्ययता का प्रयास और प्रशासन में कसावट लाने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। छठी बात थी, प्रशासन में भारतीयों की उपेक्षा। कार्नावालिस भारतीयों को प्रशासनिक सेवा के योग्य नहीं समझता था, इसलिए उसने ऐसा नियम बनाया कि भारतीयों को कोई ऐसा पद न दिया जाए जिसका वार्षिक वेतन 50 पाउंड या इससे अधिक हो। इससे भारतीयों के लिए प्रशासन में उच्च पदों के द्वार बंद हो गए। एक भारतीय सेवा में जमादार या सूबेदार से ऊंचा पद और प्रशासनिक सेवा में सदर अमीन या मुंसिफ या दरोगा से ऊंचा पद प्राप्त नहीं कर सकता था। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना का जन्म होना स्वाभाविक था, जो हुआ। छठी बात थी, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। कर्मचारी सेवा में जब प्रवेश करते थे उस समय उनकी आयु कम होती थी। वह भारत में 18 वर्ष या उससे कम आयु की अवस्था में नौकरी में आ जाते थे। उनकी शिक्षा अपूर्ण होती थी, नैतिक मूल्यों की भी कमी उनमें देखी जाती थी। साधारणतः उन्हें भारतीय भाषाओं की जानकारी भी नहीं होती थी। दूसरे प्रशासकीय सेवाओं का महत्व बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कंपनी राज्य विस्तृत होता जा रहा था। इस कारण से इसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ रहा था। प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा में वृद्धि करने, उनका नैतिक स्तर सुधारने तथा उन्हें भारतीय भाषा और कानूनों की जानकारी तथा प्रशासन से परिचित कराने के उद्देश्य से सन 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली ने बंगाल में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, ताकि उनको प्रशिक्षण प्रशासकीय अधिकारियों को दिया जा सके। वहाँ उनका प्रशिक्षण 3 वर्ष तक प्रशिक्षण की अवधि रखी गई। ट्रेनिंग उनको दी जाती थी प्रशासकीय पदों पर, उसके बाद नियुक्त किया जाता था। इस प्रयोग से कंपनी के डायरेक्टर के संरक्षण का जो अधिकार था उसको खतरा उत्पन्न हो गया, क्योंकि शक्ति का केंद्र भारत में होने लगा गवर्नर जनरल, उसकी परिषद और उसके आसपास के अधिकारियों पर, क्योंकि इससे कंपनी के प्रशासन का केंद्र बिंदु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के स्थान पर स्वयं गवर्नर जनरल बन जाता। अतः फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इंग्लैंड में 1805 में हरफोर्ट में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की। सन 1809 में हैलीबरी इस कॉलेज को स्थानांतरित कर दिया गया। यह कंपनी के प्रशासकीय अधिकारियों का प्रमुख केंद्र बन गया, हैलीबरी कॉलेज। इसमें 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कंपनी के प्रशंसकों को बहुत मदद पहुंचाया। इस कॉलेज में प्रवेश प्राप्ति के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स का प्रभाव आवश्यक माना जाता था। सन 1853 के चार्टर एक्ट में यह कानूनी व्यवस्था लागू कर दी गई कि कंपनी की प्रशासकीय सेवाओं में समस्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा ही होंगे। इस तरह से 1858 में कंपनी की समाप्ति के बाद यह कॉलेज भी बंद कर दिया गया। अब भारतीय प्रशासकीय सेवाएं योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर सभी के लिए खोल दी गईं। इसके लिए प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा ICS का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया गया। इस तरह से जो व्यवस्था पहले कोलकाता में की गई थी, उसके बाद फिर इंग्लैंड में की गई हैलीबरी कॉलेज के रूप में, और बाद में उसको भी बंद कर दिया गया और ओपन कंपटीशन या परीक्षा का आयोजन अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रशासकीय सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक कंपनी का साम्राज्य भारत में विस्तृत हो चुका था, इसलिए उसे व्यवस्थित
प्रशासन का भार और उत्तरदायित्व कंपनी पर आ चुका था। अब थोड़े सीमित अंग्रेज अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से प्रशासन चलाया जाना संभव नहीं था। अंग्रेज गवर्नर जनरल और उसके बाद के गवर्नर जनरलों ने भी भारतीयों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया और न ही भारतीयों को बड़ी संख्या में प्रशासन के विभिन्न भागों में नियुक्तियां दी गई। बेंटिंग ने 1828 से 1835 में परिवर्तित परिस्थितियों में आर्थिक दृष्टि से कम व्यय करने के लिए भारतीयों की उपेक्षा करने की नीति का त्याग कर दिया। अनेक भारतीयों को प्रशासन की सेवा में लिया गया। इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि अब धर्म, जाति, जन्म, वंश या रंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा। अब भारतीय डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर जैसे मध्यम श्रेणी के पदों पर नियुक्त किए जाने लगे। अभी भी पूरी तरीके से उच्च पद नहीं दिए गए, किंतु फिर भी ये बड़े पद थे जो उनको प्राप्त होने प्रारंभ हुए। उच्च प्रशासकीय पदों के अभारतीयकरण से असंतुष्ट छोटे पदों के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों की भर्ती की गई, क्योंकि वह अंग्रेजों की अपेक्षा सस्ते दरों में कार्य करते थे और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते थे। पर वास्तव में सेवाओं की ऊंचे पदों और वेतनमान से भारतीयों को वंचित रखने की नीति जानबूझकर अपनाई गई थी। भारतीयों को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था। इससे भारतीयों में राजनीतिक असंतोष बढ़ा। इस विषय को राष्ट्रीय आंदोलन में भी उठाया गया और प्रशासकीय सेवाओं के भारतीयकरण की मांग भी प्रारंभ की गई। आंदोलन के प्रमुख विषयों में से यह एक हो गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जो अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था। नवी बात थी, ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की दृष्टि से प्रशासकीय सेवाओं का आयोजन किया गया था। भारत में प्रशासकीय परिवर्तन के साथ ही प्रशासकीय सेवाओं के कार्य और स्वरूप में लगातार परिवर्तन हुआ, परंतु यह प्रशासकीय परिवर्तन भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं किए जा रहे थे, बल्कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवादी हित में भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए किए जा रहे थे। इससे भारतीयों और अंग्रेज सरकार की आंतरिक प्रशासन के बीच अंतर और खाई बढ़ती चली गई और परस्पर सहयोग और सहायता की भावना उत्पन्न नहीं हो पाई। सत्य तो यह है कि ब्रिटिश आंतरिक प्रशासन साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जा रही थी तथा ब्रिटेन की आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए निर्मित और विकसित व्यवस्था थी। इसलिए उसमें भारतीय जन कल्याण के हितों की उपेक्षा की गई और प्रशासन में उदारवादी तत्वों पर बल बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा था। 10वीं बात थी, प्रशासनिक सेवा का अप्रगतिशील संकीर्ण दृष्टिकोण। 20वीं सदी के प्रारंभ होने तक भारतीय प्रशासनिक सेवा विश्व की एक अत्यंत दक्ष और शक्तिशाली प्रशासकीय सेवा के रूप में विकसित हो चुकी थी। उसके उत्तराधिकारियों को पर्याप्त अधिकार थे और वह प्रशासनिक नीति निर्धारण के कार्यों में सक्रिय भाग लेते थे। उन्होंने ईमानदारी, विवेक और कठिन परिश्रम तथा दक्षता की कुछ परंपराएं अवश्य विकसित कर ली थीं। इन गुणों के भारतीय हितों को नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों का अधिक संवर्धन किया था। कालांतर में इंडियन सिविल सर्विस के पदाधिकारी ने अपना एक ऐसा पृथक, दृढ़ और अभिमानी वर्ग बना लिया था जिसका दृष्टिकोण अत्यंत रूढ़िवादी और संकीर्ण था। उनकी यह धारणा भी दृढ़ हो गई थी कि भारत जैसे विशाल देश पर उन्होंने शासन करने का लगभग दैवी अधिकार प्राप्त कर लिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा को इस्पात का चौखट कहा गया, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन का पोषण किया और उसे सुरक्षित रूप में बनाए रखा। विदेशी साम्राज्य का पोषक होने से यह प्रशासकीय सेवा भारतीय जीवन और संस्कृति के प्रगतिशील और उन्नत पहलुओं की विरोधी हो गई। यह प्रशासकीय सेवा भारतीय आंदोलन का अंततः शिकार हुई थी। या जब राष्ट्रीय आंदोलन चला था तो इस बाबत ये जो व्यवस्था थी, प्रशासकीय व्यवस्था, इसके खिलाफ मांग की गई। भारतीयों को उच्च पद प्रदान करने की मांग की गई। जो एन केन प्रकारेण अंग्रेज भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त होने से वंचित किया करते थे, उसके खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन ने इसको लक्ष्य बनाया था। तो
इस तरह से नागरिक सेवा या लोक सेवा की व्यवस्था अंग्रेज कंपनी और अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में स्थापित किया गया था।